वेश्या बाजार। दोस्तों, जब वेश्या बाजार का नाम आता है तो आदमी खुद ब खुद अंदाजा लगा लेता है कि ये वही वेश्या बाजार होते हैं जहां पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है, जहां पर जवान लड़की, कमसिन लड़की, अधेड़ उम्र औरत हर साइज की और हर तरह की आपको मिल जाती है, बशर्ते आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। ऐसे ही एक वेश्या बाजार की एक लड़की की आज आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि उस वेश्या बाजार में आती है और फिर वहां पर कई सालों तक रहती है, लेकिन वहां की जिंदगी उसको रास नहीं आती। वहां से बाहर निकलती है, पढ़ती है, लिखती है, फिर बैंक की एक बड़ी कर्मचारी बनती है। और दोस्तों, ये हैरतनाक कहानी यहीं पर बस नहीं होता, बल्कि उस लड़की को बेचने वाला उस बाजार में खुद उसका अपना सगा बाप था, जो कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी को उस वेश्या बाजार में बेच जाता है और फिर उसी के पैसे से जो वहां से उसको मिलते हैं उससे एक होटल खोलता है, जो कि वो होटल आज भी मौजूद है। उसका ऑनर यानी उस लड़की का बाप तो मर गया है, लेकिन वो होटल आज भी मौजूद है। अपनी लड़की के जिस्म फरोशी के धंधे से वो होटल बनाता है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है। जिला मेरठ बहुत ही बड़ा शहर है और यहां का कबाड़ी बाजार, यहां का वेश्या बाजार भी बहुत मशहूर था। तो बिना टाइम वेस्ट किए इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करूंगा। आज आपको ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, सुनकर के आप इमोशनल हो जाओगे, अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। जिन दोस्तों ने मुझे कमेंट किए हैं सबकी लिस्ट मेरे हाथ है, सबके नाम लूंगा। जो हमारे श्रोता, जो दर्शक हमें रेगुलर सुनते हैं, कमेंट करते हैं, सभी के नाम लिए जाएंगे। बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक किए बगैर आप ना हटा करें। एक लाइक हमारे लिए तो आप कर ही दिया करें, हमारी मेहनत को देखते हुए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी विस्तार के साथ। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ बहुत बड़ा शहर है और वहां का कबाड़ी बाजार जो है वो एशिया के सबसे बड़े कबाड़ी बाजारों में से एक बाजार था। पुरानी गाड़ी का 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक कोई सी भी गाड़ी हो, उसी का पार्ट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कबाड़ी बाजार से पहले वेश्या बाजार था। वहां की गलियों की बनावट, वहां के घरों की बनावट सेम ऐसी ही है जैसे कि कोठों की होती है। जैसे दिल्ली का रेड लाइट एरिया हो या मुंबई का कमाटीपुरा हो, ऐसी ही वहां की भी बनावट है। और बहुत धड़ल्ले के साथ वहां पर जिस्म फरोशी हुआ करती थी। लड़की अपने जिस्म का धंधा किया करती थी। उसी कबाड़ी बाजार में, मेरठ के वेश्या बाजार में, एक आदमी बशीर नाम का, जिसका बदला हुआ नाम है, चाय की टपरी चलाता था, चाय बेचता था। उसका चाय का खोका बड़ा ही अच्छा चलता था, क्योंकि वहां के जो कोठे थे उन सब में उसकी जान पहचान थी और उन सब वेश्याओं के लिए वो चाय बना करके ले जाता था। कोठों पर आने जाने से उसने वहां का तारबार सब कुछ देख लिया था, कैसे इनकी कमाई होती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, कितना कमाती है और एक लड़की को एक बार के कितने पैसे मिल जाते हैं। वो ये भी देखता था कि बड़ा बड़ा दिल जला, आशिक, दिल फेंक ग्राहक आता है और जरा सी देर में, मिनटों सेकंडों में, हजारों रुपए में वो आग लगा करके चला जाता है। वो सोचता कि इस धंधे में बहुत ज्यादा कमाई है। अपने चाय के धंधे से वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि वो कुछ बड़ा करे, वो चाय की टपरी छोड़ करके बड़ा होटल चलाए जिसमें ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन मजबूरी ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसों का इंतजाम कैसे हो? वो अपने घर में जब जाता है, अपनी बेटियों पर नजर डालता है। 4 बेटी थी उसके यहां, सारी बेटी अच्छी, खूबसूरत, नैन नक्की, बढ़िया देखने भालने की थी। उनमें जो सबसे खूबसूरत थी, उसके ऊपर उसकी नजर जम जाती है और वो सोचता है कि मैं अपनी इस बेटी को अगर वेश्या बाजार में बेच दूं तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं एक बड़ा होटल खोल सकता हूं।
बस यहीं से वो अपने इस प्लानिंग में काम करना शुरू कर देता है। वैश्या बाजार जाता है, वहां की मैडम से, वहां की औरत जो कोठा चलाती थी उससे मिलता है और बात करता है कि मैडम, मैं अपनी बेटी को यहां बेचना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है कि आपने किसी से नहीं बताना कि ये मेरी बेटी है। वो कहती है कि ठीक है, तुम अपनी बच्ची को ले आओ, हम देख लेंगे। लगभग ये बात सन 2014 के आसपास की है। वो घर आता है, अपनी बेटी को ले जा करके उस कोठे पर भेज देता है और अपनी बेटी से भी वो ये कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई कि मैं तुम्हारा बाप हूं, जो यहां इस बाजार में बाहर चाय का खोखा, चाय की टपरी चलाता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसको डरा देता है, खूब धमकाता है और फिर वहां उससे उसको बेच करके जो वो पैसा उसको मिलता है अपने होटल बनाने में लगाने लगता है। उसके बाद जब दिन गुजरने शुरू हुए तो अभी लड़की ऐसी नहीं थी कि उससे धंधा कराया जाए, इतनी नहीं थी वो, इसलिए अभी उसको होल्ड पर रखते हैं, उससे धंधा नहीं कराया जाता। वेश्या बाजार में हर सुख सुविधाएं होती हैं। लड़कियों के लिए डॉक्टरों की सुविधा, उनके पहनने के कपड़ों की सुविधा, उनके खाने पीने की सुविधा, मेकअप के सामान की सुविधा, हर चीज की सुविधा होती है। इसी तरह से वो जो लड़की थी उसका नाम था हुमा, उसके बाप का नाम बशीर था, जाहिर है मुस्लिम लड़की थी। वो लड़की उस मैडम से जो कोठा चलाती थी, उस वैश्या से पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है कि मैं पढ़ना चाहती हूं। वो औरत कहती है कि यहां पढ़ने लिखने के ख्वाब देखने आई हो क्या? यहां तुम्हें धंधा करना है। वो कहती है कि मैं मना नहीं कर रही, मेरे बाप ने तुम्हें बेच दिया है और इसी काम के लिए बेचा है, तुमसे मोटी रकम वसूल कर ली है और जाहिर बात है कि तुम मुझे बिना धंधा कराए छोड़ोगी भी नहीं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। जब से तुम कहोगी मैं धंधे पे बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूं। मैं घर में रहकर भी अपने पढ़ रही थी, स्कूल में मेरे अच्छे नंबर आते हैं, मैं पढ़ना चाहती हूं। तुम मुझसे जो काम करने के लिए कहोगी वो काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई बंद मत करो। वो औरत मान जाती है, उसको पढ़ने के लिए भेजने लगती है, उसका एडमिशन हो जाता है, लेकिन एक आदमी उसको छोड़ नहीं जाता और एक आदमी उसको वापस लेकर के आता, क्योंकि वेश्या बाजार की जो लड़की होती है वो कहीं ना कहीं सब हालात की सताई हुई होती है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत अपनी खुशी से, अपने मजे की खातिर वेश्या नहीं बनती। कोई औरत, कोई लड़की अपने मजे के खातिर कोई बॉयफ्रेंड तो बना सकती है, लेकिन वो धंधा करना, वेश्यावृत्ति करना, ये कभी नहीं होता। अगर वो लड़कियां इस धंधे में आती है तो हालात की सताई हुई आती है। कोई अपने घर से मजबूर होती है, कोई गरीबी की खातिर आती है, किसी के घर वाले उसे बेच देते हैं, बशीर की तरह, जैसे बशीर ने हुमा को कोठे पर बेच दिया था। किसी के घर वाले अपने बच्चियों को बेच देते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो प्यार में धोखा खाई हुई होती है। अपने आशिक पर वो इतना भरोसा कर लेती हैं कि अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अपने आशिकों के साथ भाग जाती है और फिर वो आशिक उनका हफ्ते, 2 हफ्ते, 10-20 दिन उनसे मजे लूटने के बाद, उनको लूटने खसोटने के बाद उनको कोठे पर बेच देता है। एक नहीं, सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं, किताबें भरी पड़ी है, जो प्यार में धोखा खा करके फिर वो वेश्या बाजार पहुंच जाती है। इसलिए जो कोठे की मालकिन होती है उसे डर होता है कि ये लड़कियां यहां से भाग ना जाएं, तो उनकी हर सुख सुविधा का वही कोठों पर ही इंतजाम होता है। हर चीज बेचने वाला, फेरी करने वाला वहां उस बाजार में जाता है और उसी से फिर वो सारा सामान की खरीदारी होती है। लेकिन पढ़ने की सुविधा क्योंकि वहां पर नहीं थी, इसलिए उसका दाखिला करा दिया जाता है। हुमा पढ़ती रहती है और वो एक साल से दूसरे साल में, दूसरे साल से तीसरे साल में, इसी तरह वो इंटर की पढ़ाई कर लेती है। जब हुमा इंटर की पढ़ाई करती है तो अब उसका यौवन भी पूरी तरह से
धंधे के लिए तैयार था, अब उसकी मैडम ने उसकी नत उतरवाई के लिए तैयारी शुरू कर देती है। क्योंकि वेश्या बाजारों में जब कोई भी नई लड़की आती है तो पहली बार जब उसको बेचा जाता है तो वहां की भाषा में उसको नत उतरवाना कहते हैं। और फिर एक मोटे रकम लेकर के, एक मोटा पैसा लेकर के, एक अधेड़ उम्र से भी ज्यादा, लगभग 55 या 60 साल का आदमी होगा, उस लड़की ने यह बात खुद बताई है, जो उसके साथ में पहली रात में यानी पहली दफा जिसने उसकी नथ उतारी थी वो लगभग 50 साल से ऊपर की उम्र का था। जब पहली बार वो किसी आदमी के संपर्क में आती है, उसके पास पहुंचती है, जो पहली रात होती है, तो वो उसके सामने खूब हाथ जोड़कर रोती गिड़गिड़ाती है। वो बताती है कि जो पहली बार जिसने उसके साथ वेश्यावृत्ति में वो काम किया था वो एक हिंदू आदमी था और वो लड़की जो थी वो मुसलमान थी। उसने हर तरह से उसको मनाने की कोशिश करी। वो उसने यहाँ तक के कहा कि हिंदू मजहब में लड़कियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और तुम एक मासूम लड़की को मुझे इस तरह से मत कुछ कहो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वहां कोई भी वेश्या बाजारों में धर्म मजहब देखने नहीं आता। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, ये वेश्या बाजारों में नहीं देखा जाता। हर आदमी देह का प्यासा आता है, जवानी का प्यासा आता है और अपनी प्यास बुझा करके वहां से चला जाता है। ना तो वहां कोई धर्म चलता है, ना ही कोई मजहब चलता है। बहरहाल उसकी वो रात उस आदमी के साथ गुजरती है। यानी पहली बार जब उसका कुंवारापन छिनता है तो एक अधेड़ उम्र से भी ज्यादा, जो कि बुढ़ापे की तरफ आदमी जा रहा था, उसने उसके कुंवारेपन को छीना था। फिर तो रोज का ही ये अब धंधा बन गया कि वो इस काम में पूरी तरह से मुलव्विस हो चुकी थी। जो अब तक के इस काम से बचकर के पढ़ाई कर रही थी, इस काम में आ गई थी। लेकिन उसने इस काम में आने से पहले, इस काम को करने से पहले एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि इस कमाई का 50% हिस्सा मैं लूंगी। जैसा कि कोठों पर होता है कि उन लड़कियों को, उन वेश्याओं को जिनसे वो पैसा कमाया जाता है, वहां की मालकिनें जो होती हैं वो कुछ नहीं देती, सारा पैसा वो उनके पास ही जाता है। क्योंकि उनका भी काफी खर्चा होता है। वहां के जो दलाल होते हैं, जो कस्टमर लाते हैं, उनका खर्चा, पुलिस वालों का खर्चा और वहां के रहन सहन का खर्चा, बहुत पैसा खर्चा आता है। ले देके उन लड़कियों के जो इस काम को करती हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। वो सब कुछ जान चुकी थी हुमा वहां रहते रहते, इसलिए उसने शर्त रखी थी कि मैं इस धंधे को तभी करूंगी जब इस कमाई का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। बात तय हो जाती है, वो इस कमाई में उतर जाती है। अब रोज का यही काम हो गया था कि कोई ना कोई ग्राहक आता और फिर उसको लूटता, खसोटता और चला जाता। अपनी कमाई का वो आधा हिस्सा लेती। वो जो उसका बाप था, जो चाय का काम करता था वेश्या बाजार के बाहर, वो पैसा वो उसको दिया करती थी। यानी एक बार पहले वो मोटी रकम उसकी ले चुका था, अब जो 50% उसको वो मिल रहा था, उसमें से भी वो पैसा अब वो ले जाता था। पूरी तरह से अभी उसका कब्जा था। लेकिन उसके मन में, उस लड़की के मन में कहीं ना कहीं ये जरूर चल रहा था कि किसी दिन मौका देख करके कोई फरिश्ता ऐसा आएगा जो यहां से हमें आजाद करा लेगा। बहरहाल जिंदगी यूं ही गुजरती रहती है और फिर हुमा ने इंटर के बाद बीए की पढ़ाई शुरू कर दी थी। वहीं उसी कोठे पर एक पूजा नाम की लड़की थी, जो कि हालात से सताई हुई थी और किडनैप की हुई लड़की थी। उस लड़की की थाने में रिपोर्ट हो चुकी थी, उसके परिजन उसको ढूंढ रहे थे। उसी सिलसिले में पुलिस उस कोठे पर छापा मारती है। जब पूजा को रिहा कराने के लिए वहां पुलिस पहुंचती है तो फिर और लड़कियों से जो वहां पर मौजूद थी, उनसे भी पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें भी यहां से जाना है या तुम अपनी मर्जी से यहां रह रही हो। तो उनमें जो थी हुमा भी कह देती है कि मैं भी यहां से जाना चाहती हूं।
पुलिस वाले उसको भी उस कोठे से बाहर निकाल लेते हैं। जब पुलिस ने वहां पर रेड मारी तो पूरे मेरठ के कबाड़ी बाजार में एक हंगामा मचा हुआ था। हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी थी। वहां पर तमाम मीडिया कर्मी जमा हो चुके थे। सारे ही मीडिया वाले वहां पर पूरी उसकी कार्रवाई देख रहे होते हैं और वो उन लड़कियों का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे कि अब इन लड़कियों का इंटरव्यू लिया जाए। जब उन लड़कियों को बाहर लाया जाता है, उनमें हुमा भी थी। हजारों लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। एक मीडिया कर्मी ने उसके मुंह के आगे माइक लगा दिया कि तुम कुछ कहना चाहती हो। तो वो अपनी जबान से कहती है कि मैं क्या कहूं, मैं एक वेश्या हूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से वेश्या नहीं बनी हूं। मुझे इस वेश्या बाजार में लाने वाला कोई और नहीं, मेरा सगा बाप है और वो मेरा सगा बाप इसी भीड़ में यहीं कहीं है। जब इतना सुनना था तो वो आदमी भी वहीं पर मौजूद था और उसने कहा कि मेरे बाप ने मेरे जिस्म की कमाई से अपने घर का खर्चा चलाया। मेरा बाप एक मुसलमान है और मुसलमान को इस तरह की कमाई खाना तो दूर की बात है, उसको छूना भी हराम है। लेकिन मेरे बाप ने मेरे जिस्म की कमाई से होटल बना लिया है। वो अब छोटे से चाय के खोखे से बड़े होटल में अब काम करने लगा है। इस जितनी भीड़ यहां पर खड़ी है, इस भीड़ में वो मेरा बाप मौजूद है। मैं इस जिंदगी में, इस दलदल में अपनी मर्जी से नहीं आई। मैं तो पढ़ना चाहती थी और यहां रहकर भी मैंने पढ़ाई की। इंटर पास करने के बाद मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी। एक तरफ तो मेरे बाप ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, दूसरी तरफ कोठे की मालकिन ने मेरे चारों तरफ अपने गुंडे छोड़े हुए थे कि कहीं भी मैं भाग ना जाऊं। सिर्फ मुझे पढ़ने जाने तक की तो इजाजत थी, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती थी। और मैंने अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यह समझौता कर लिया था। मेरी सारी कमाई मेरे बाप ने ली। अब भी मैं कहां जाऊंगी यहां से निकल करके? कौन है मेरा? क्या मेरा बाप मुझे अपनाना चाहेगा? किसी भी मीडिया कर्मी ने वहां उससे उसके बाप का नाम नहीं पूछा था और ना ही उसने बताया था। बस ये कहा था कि इसी हजारों की भीड़ में मेरा बाप भी मौजूद है। फिर उसने कहा कि मैं अपने बाप को आज भी माफ कर सकती हूं अगर वो मेरा बाप मुझसे कह दे कि बेटी मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं, तुझे अपने घर में पूरे मान सम्मान के साथ उसी तरह से जैसे पहले रहती थी ऐसे ही मैं तुझे अपने घर में रखूंगा। तो मैं आज भी अपने बाप को माफ कर सकती हूं और मैं चाहती हूं कि मैं अपने भाई बहनों में अपनी मां के पास, अपने बाप के पास रहूं। मेरे बाप का गुनाह ऐसा नहीं है कि वो माफी के काबिल हो, लेकिन मैं एक औरत हूं, एक लड़की हूं, उसको माफ कर दूंगी। ये मीडिया के सामने वो अपना इंटरव्यू दे रही थी। वहीं उसी भीड़ में उसका बाप भी अपनी बेटी की ये बात सुन रहा था और वहीं फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको एक अटैक होता है। शायद उसको अपनी गलती पर पछतावा था कि मैंने अपनी बेटी के साथ ये गलत किया है। अपनी मासूम बच्ची को इस देह व्यापार में, धंधे में ले जाकर मैंने अच्छा नहीं किया, बुरा काम किया है। वो कहीं ना कहीं अंदर पछता रहा था कि वहीं उसी भीड़ में उसको अटैक आता है और कुछ देर तड़पने के बाद वो मर जाता है। वो लड़की जिसने अभी तक अपने बाप का नाम नहीं बताया था, अब बाप के तड़पने के बाद, उसके मरने के बाद उसके पास आती है, उससे लिपट लिपट कर रोती है और कहती है ये जो मरने वाला है यही मेरा बाप है। इसके किए की सजा इसको मिल चुकी है। इसने जो मेरे साथ किया, इस बात की सजा इसको यहीं पर दुनिया में ही मिल गई है। मेरी जिस कमाई से इसने होटल बनाया, उस होटल को चलाने के लिए अब इसकी जिंदगी नहीं रही है। बहरहाल उस इंटरव्यू के बाद वो लड़की फिर अपने घर ना जा करके कहीं अलग रहती है और फिर उसको सहारा मिलता है। उसने अपनी पढ़ाई बराबर जारी रखी थी
और फिर उसने वैकेंसी जो निकलती है बैंकों में नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया, फिर बैंक में उसकी नौकरी भी लग जाती है और आज वो अपनी जिंदगी को एक इज्जतदार तरीके से, अच्छे तरीके से जी रही है। ये सारी कहानी जो सामने आई खुद उस लड़की की ज़बानी सामने आई थी, खुद उसने इंटरव्यू दिया था और ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कबाड़ी बाजार यानी मेरठ के वैश्या बाजार से एक लड़की की कहानी थी जो मैंने आज आपको सुनाई। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस तरह की आपको कहानी सुनाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब उन दोस्तों के नाम जिन्होंने कल से अब तक मुझे कमेंट किए हैं। तो दोस्तों, कमेंट करने वालों में सबसे पहला जो नाम आता है वो संजय कुमार मीत नगर दिल्ली से हैं। भला राम चौधरी बिजराज बाड़मेर राजस्थान से हैं। अनिल कुमार यूएसए। भोला साहनी गोरखपुर से हैं। परवीन सिंह, स्वतेंद्र शर्मा सरोज। अशफाक अंसारी मलेशिया में रहकर के हमें सुनते हैं। मोती सिंह पुरोहित कूका बगौड़ा जालौर राजस्थान से हैं। पंडित सूरज कुमार दीक्षित फतेहपुर उत्तर प्रदेश। अफसर अली इनकी बीवी है अफसाना बानो गोपालपुर मिश्रिक सीतापुर लखनऊ से। विकास जयानी सिरसा हरियाणा से हैं। हारून रशीद पटेल गुजरात। अरविंद सोलंकी सादिक खान बेटा है साहिल खान, बेटी है सिद्रा खान कुंदर की यूपी से। मुश्ताक अहमद बिहार से हैं। रविंदर तोमर सीकर राजस्थान से हैं। नौशाद अहमद नांगलोई दिल्ली से हैं। दिलीप कुमार गुप्ता कानपुर से हैं। संजय कुमार इनकी पत्नी है रक्षा रानी, बेटा है सिद्धार्थ सार्थक रामखेड़ा जिला बिजनौर यूपी से। जावेद अंसारी मेरठ यूपी से। शक्ति सिंह बलहारा हरियाणा। अरुण कुमार चौबेपुर सैफाई से हैं। सीताराम लखन सिंह जिला बांदा उत्तर प्रदेश से हैं। उमर फारूक इनकी बेटी है फातिमा, ये मलेरकोटला पंजाब से हैं। प्रकाश नारायण चौरसिया। नसीमुद्दीन पच्छू भाई कस्बा मदोहा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अखिलेश कुमार फरीदाबाद हरियाणा से हैं। दिलावर खान विनोद करीर माला रामपुर से। दाऊद राणा बेगी नजर गंगो सहारनपुर से हैं। विश्वनाथ पंजाबी एडवोकेट। आजाद सोलंकी नोएडा से हैं। राजवीर सिंह पोसवाल इनका बेटा है रजत पोसवाल, इनकी पत्नी है ममता बैंसल बघौल, ये तहसील हसनपुर जिला अमरोहा से है। राम जग यादव सिनरोली मध्य प्रदेश से। मोहम्मद अफसर शेख किशनगंज सीमांचल से हैं। ग्राम प्रधान अब्दुल मन्नान खान इनकी वाइफ है गजाला जैस्मीन। शहाबुद्दीनपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। जगपाल त्यागी जिला बिजनौर यूपी से हैं। शाकिर फरहान गांव गौदला से। इकरामुल हक रायबरेली से हैं। मोहम्मद तस्लीम खान इनकी वाइफ है रुबीना बानो, बेटी है करीना डॉक्टर, बेटा है रिजवान खान और दूसरा बेटा है सोहेल खान चिड़ावा झुंझुनू राजस्थान से। सुनील कुमार नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। अनिल माथुर जोधपुर राजस्थान से हैं। सतवीर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। एमपी एम पदरौना कुशीनगर यूपी से हैं। अब्दुल मन्नान अंसारी बल्ला शेरपुर जिला बिजनौर वाले। जनरैल सिंह हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं। मोनू नैन बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। मलखान सिंह दिल्ली और लक्ष्मी चंद सैनी हरसिंहपुर हापुड़ यूपी से हैं। गबरीला समूह के संस्थापक श्री गणपति सिंह भाटी जी पूनम नगर जैसलमेर राजस्थान से हैं। प्रमोद यादव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। ठाकुर ओमवीर सिंह तोमर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं। मोहम्मद इकबाल कुरैशी सहारनपुर से हैं। अनिल ओडिशा। कैलाश चंद्र सैनी सुरेंद्र पाल सिंह जिला बदायूं यूपी से हैं। सुरेश चंद्र गौतम किशोराबाद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। रतन सिंह डी ए कुरैशी बमहनीपुर उसराहार इटावा उत्तर प्रदेश से। तफसीर अहमद बेटी है इरहा
बेटा है असद अली और हैदर, ये संभल यूपी से हैं। भगवते प्रसाद यूपी से हैं। मोहम्मद यूनुस सुजानगढ़ से हैं। दिनेश कुमार मोतिहारी बिहार से हैं। उदय सिंह इनकी मम्मी है। हरविंदर कौर ये मोगा पंजाब से हैं। अरविंद पटेल जिला कैमूर बिहार से हैं। अशोक रत्ती बंगा शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से हैं। जुबैर गुज्जर यूपी से हैं। सुभाष भारद्वाज दिल्ली से हैं। सुबोध कुमार गाजियाबाद से। रुखसाना खान बेटी है अक्सा खान, दूसरी बेटी है सिद्रा खान और इनका बेटा है खिजर खान, दूसरा बेटा है ताहा खान, तीसरा बेटा है मुअज्जम खान और ये हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से हैं। आफरीन हयात सवाई माधोपुर, जिला माधोपुर है शायद ये, और ये राजस्थान से हैं। सुमन सिंह चौहान, राकेश दत्त शर्मा नेटौर जिला बिजनौर से हैं। सूरज भान सुरेंद्र कुशवाहा पदरौना कुशीनगर, जो कि आप सऊदी अरब में रह करके हमें सुनते हैं। योगेश कुमार इमलिया हमीरपुर यूपी से हैं। महेंद्र टेलर केदारनाथ मोहम्मद मुरसलीन गंगोह सहारनपुर से हैं। केदारनाथ सिंह प्रतापगढ़ यूपी से हैं, जो कि अब मुंबई में रहते हैं। गोपाल चौहान मंदसौर मध्य प्रदेश से। मुकेश कुमार डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाजार कानपुर। नीतू मुकेश गांव चैफुल जिला सारण, ये बिहार से हैं। नरेंद्र सिंह राजपूत अयोध्या यूपी से हैं। लेखू राम साहू छत्तीसगढ़ राजनंदा गांव से हैं। अभिमन्यु पांडे सूरत से हैं, जो कि गुजरात में है। मुथु फ्रॉम अंडमान निकोबार। राजेंद्र कुमार हरियाणा। राम सिंह अब्दुल मोमीत रियानपुर कटिहार बिहार से हैं। किशन सिंह जम्मू एंड कश्मीर से हैं। यार हुचकी आने लगी भाई, कोई याद कर रहा है, नाम लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। बहरहाल थोड़े से नाम और रह गए, दो चार, अब इनको क्या छोड़ूं। सरोज कुमार सूरत गुजरात से हैं। शगुफ्ता अफरोज अजमुद्दीन इनकी बीवी है। हसरत जहां रामपुर यूपी से हैं। सुखजिंदर सिंह जालंधर पंजाब से हैं। जयकर सोनी मुंगेर बिहार से हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सभी उन दोस्तों के नाम मैंने लिए जो कि नियमित हमारे श्रोता हैं, नियमित हमें सुनते हैं और नियमित कमेंट करते हैं। आगे जब दूसरी लिस्ट बनेगी अभी, तब और दोस्तों के नाम भी, नए और पुराने दोस्तों के नाम शामिल होंगे दूसरी नई लिस्ट में। अब मुझे इजाजत दें, काफी टाइम हो चुका है। खुदा हाफिज।